रोल। नमस्कार, V24 तास में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर भले ही काबू में आने के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, पर ऐसे में तीसरी लहर की भी चेतावनी दी गई है और कहा जाता है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है। बच्चों को सुरक्षित तौर पर रखने के लिए कहा जा रहा है और अब ये तीसरी लहर में बच्चों को क्या हानि पहुंच सकती है, इस पे हम जानकारी लेना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे साथ है नागपुर शहर के जाने माने बाल रोग तज्ञ डॉक्टर सतीश देवपुजारी जी। मैं डॉक्टर सतीश देवपुजारी जी का हमारे शो में स्वागत करता हूं। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो तीसरी लहर की बात हो रही है, तो ये सेकंड वेव अब तक गई नहीं है और सेकंड वेव में, कोरोना के सेकंड वेव में बच्चों को ज्यादा हानि नहीं पहुंची है, ऐसा क्यों? बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है, जो प्रतिकार शक्ति होती है, थोड़ा अंतर है अडल्ट्स के कंपैरिजन में। क्योंकि बच्चों में जो थाइमस नाम की ग्लैंड होती है, उससे थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है। फिर भी इसमें साइंस बहुत क्लियर नहीं है कि क्यों एग्जैक्टली बच्चे के ऊपर असर ज़्यादा नहीं होता है। और कभी कभी कोई सीरियस बीमारियां होती हैं बच्चों में, नहीं ऐसे नहीं। कई बार कोरोना होने के बाद भी एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, MSID। ये बीमारी कोविड होने के बाद हो सकती है। इसमें हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर, लंग्स के ऊपर काफ़ी सीवियर परिणाम हो सकता है और कहीं जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इस तरह से बच्चों का कोविड अडल्ट्स के कोविड से थोड़ा सा अलग हो सकता है। सर, हम देखते हैं कि पहली वेव में, कोरोना की पहली वेव में 65 या जो सीनियर सिटीजन है, हाँ, उनको टारगेट माना जाता था। हाँ, और दूसरी वेव में यंगस्टर्स को टारगेट माना जा रहा है और तीसरी वेव में बताया गया है कि ये छोटे बच्चों को होगा। तो ऐसा क्यों? मेरा थोड़ा सा मत अलग है इसमें। एक तो इतना ज़्यादा डर लोगों के बैठ गया है कि बच्चों को कुछ तो होने वाला है, ऐसा कहीं एविडेंस नहीं है, ऐसी एक सोच है। इस सोच का जो उगम है यहाँ से हुआ है शायद, कि जो रेजिस्टेंस अडल्ट्स में आएगा वैक्सीन के कारण, हर्ड इम्यूनिटी के कारण, तो उसके कारण अडल्ट का परसेंटेज कम होगा। मगर मेरे को नहीं लगता कि वायरस ऐसा आएगा कि सिर्फ बच्चों को पकड़ना जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। सो क्या होगा कि यदि आपने परसेंटेज निकाले तो शायद ये हो सकता है कि 100 में से 30 बच्चों में कोविड हुआ है। मगर आप उसका एब्सोल्यूट नंबर निकालें तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है। आप समझेंगे कि प्रोपोर्शनेटली अडल्ट्स में थोड़ा सा, क्योंकि अभी सेकंड थर्ड वेव में थोड़ा सा कम होगा क्योंकि उनका वैक्सीन मिला है, हर्ड इम्यूनिटी हुई है। इस टाइम बच्चों का परसेंटेज जो है बढ़ने की संभावना है, मगर एब्सोल्यूट नंबर नहीं बढ़ेगा। और ऐसा एकदम कि कोई बहुत डरावना होने वाला है बच्चों में, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ये किसी की सोच है, हो सकता है शायद वो परसेंटेज में थोड़ा फर्क हो, बट इतनी डरने की बात नहीं जितनी हम आजकल स्पेशली लोगों को जो डर लग रहा बहुत ज़्यादा डर है जी। तो आई डोंट थिंक इतना डर नहीं। पर सर, अगर हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को, अगर ये थर्ड वेव में बच्चों को धोखा होगा, तो ऐसी स्थिति में बच्चे और उनके जो पालक हैं, उनको क्या महत्वपूर्ण ऐसा एहतियात बरतना चाहिए? बराबर, ये आपका सवाल अच्छा है। सो अभी हम लोग जो है अडल्ट के दृष्टि से काफ़ी प्रिपरेशंस हमारी हुई है और काफ़ी हद तक हम लोग तैयार हैं, मगर बच्चों के दृष्टि से आज भी उतनी तैयारी हमारे पास नहीं है। और ये तो बात पक्की है कि वो तैयारी हमको करनी ही पड़ेगी। बच्चों को हैंडल करना एक और स्किल सेट है। मैं जैसे मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, अब मैं जब बच्चों को देखता हूँ उसका एक तरीका अलग है, जब बड़े फिजिशियन से जो अडल्ट को देखते हैं उनका एक तरीका अलग है। ये तो सिर्फ एक हो गया, जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, वो अलग हैं। तो ये सब, जैसे इंटेंसिव केयर है तो पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर का जो डिज़ाइन है
वो भी थोड़ा अलग होता है, उसमें इक्विपमेंट्स थोड़े से अलग होते हैं। और इससे भी ज़्यादा न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, क्योंकि यदि एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। हाँ नहीं वो भी कर नहीं सकते। दूसरा, यदि मदर को कोविड है, ये भी इस टाइम काफ़ी दिखा है, मदर को कोविड है, बेबी हो गया, अरे इस बेबी को कहाँ रखेंगे आप? उसको शायद कोविड हो या ना हो, मगर डर ये है कि ये बच्चे से कोविड तो नहीं आगे पड़ेगा। सो कई बार ये बहुत बड़ा सवाल है, और उनकी जो केयर है, उनके लिए जो प्रोटोकॉल बनना चाहिए, उसकी बहुत ज़रूरी है। सो इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यदि कोविड में कुछ करनी पड़ेगी हम लोगों को, वो माने हमारा एक परफेक्ट प्लान बनाना पड़ेगा। मीन्स मेरे को नहीं लगता कि बहुत रिसोर्सेज बना के कुछ होने वाला है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा कि यदि बच्चा काटोल में है तो हर बच्चे को नागपुर आने की ज़रूरत नहीं है। मगर क्या होता है आजकल, काटोल में कोविड पॉजिटिव आ गया, चलो नागपुर। अब नागपुर में यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 1000 बच्चे रोज़ देखने लगे तो क्या करेंगे डॉक्टर भी? सो उनको ये बताना पड़ेगा कि देखो ये 4 चीज़ है तो आप नागपुर आइए, यदि नहीं है तो आप काटोल में रहो, हम आपको मॉनिटर करेंगे। सो ये जो प्रोटोकॉल है ये निहायत ज़रूरी है कि हम बनाएं। पेरेंट्स को अलग से कुछ प्रावधान करना पड़ेगा। हाँ, मैंने कई बार आज भी क्या होता है कि बच्चों में थोड़ी, जैसे कॉमन स्टोरी क्या है कि हमारा बच्चा है, एक 10 दिन पहले थोड़ी सर्दी हुई और मामूली बुखार आया, ठीक हो गया, अब ये चीज़ भूल भी गए। मगर ये जो बच्चा है ना, ये पूरे फैमिली को इन्फेक्ट कर सकता है और वो सीरियसनेस आता नहीं है। फिर यदि ऐसे होता है तो कई बार हम बोलते हैं बच्चे की जांच करवा लो, तो उसने साहब अभी तो ठीक हो गया, मगर यदि हमने ध्यान में नहीं रखा तो पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो जाती। यही नहीं, दूसरी फैमिली भी, बच्चे खेलते रहते हैं, यहाँ से वहाँ जाएंगे। सो काफ़ी एक्टिव स्प्रेडर्स रहते हैं वो, और उस दृष्टि से केयर करना बहुत ज़रूरी है। सर, जो अभी थर्ड वेव आने की आशंका बताई जा रही है, जो कुछ भी कैलकुलेट हो रहे हैं और थर्ड वेव आने की तो इससे लड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए थर्ड वेव के लिए? राइट। सो कैसा है, यदि स्पेशली बच्चे के दृष्टि से यदि ये हमने सोचे, सो कई चीज़ों को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे स्कूल्स है, ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू है, और हमने यदि टीचर्स को थोड़ा इसके बारे में नॉलेज दिए, तो हफ्ते में एक बार थोड़ा कोविड के बारे में बताए। राइट। सो आप सोचिए कितने टीचर्स हैं अपने पास, और नॉलेज बेस यदि उस तरह से स्प्रेड हुआ, तो ये कई संभावना जो है हम लोग बराबर हैंडल कर सकें। मेन क्या है, जो डर है, देखो कोविड डरने की बात है, ये सही है, मगर इसका मतलब है यदि 100 लोगों को 100 के 100 कांटों से नागपुर आए, ये भी सही नहीं है, नहीं तो हो ही नहीं सकेगा कुछ। अभी जिस तरह से एग्जैक्टली बहुत तकलीफ, सो अपने को एक रेफरल सिस्टम बनानी चाहिए कि 100 में से ये 5 लोगों में ये साइंस दिखे, इनको यहाँ जाना ज़रूरी है, यहाँ पर से भी उनको और आगे जाना ज़रूरी है, उसमें से 2 चीज़ दिखी तो कौन ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, क्या सिस्टम रहेगी, ये सिस्टम कैसा है, यही ज़रूरी है। देखिए श्रीलंका और इंडिया सिमिलर प्लेटफॉर्म पे है, बट श्रीलंका के जो हेल्थ केयर सिस्टम है एकदम एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड है। माने जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है श्रीलंका का, जो कि नेशन का हेल्थ स्ट्रेंथ दिखाता है, वो स्वीडन से कंपेरेबल है और अपना बांग्लादेश से कंपेरेबल है। आप सोचिए क्यों, दोनों कंट्रीज में टेररिज्म था, दोनों में फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, इंडिया तो वैसे टेक्निकली अच्छा है, मगर सिस्टम नहीं है। तो हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, नहीं तो कितने भी रिसोर्सेस लाए तो कुछ नहीं होने वाला है। आप ऐसा करना चाहते हो कि ये जो सेकंड वेव में हम लोग की सिस्टम अच्छी नहीं थी, इसलिए हमको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। एग्जैक्टली, सिस्टम हमने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है तो सीखने का कोई अवसर नहीं है, हर टाइम अपना नया चैलेंज आ जाता है। तो उस दृष्टि से परफेक्ट प्लानिंग इज एब्सोल्यूट मस्ट। प्रशासन को अभी इसमें सेकंड वेव से क्या सबक लेना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? वही चीज़ है कि जो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स जैसे प्रशासन ने बनाए तो लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। हम लोग हर टाइम प्रशासन को उंगली दिखाते हैं, राइट, बट यदि वो बोलते तो हम सुनते हैं क्या? अक्सर नहीं सुनते। तो
ये हर एक की जिम्मेदारी है कि भाई यदि वो बोलते हैं तो आप फॉलो करो उसको। और उस दृष्टि से अपने को सबको काम करना ज़रूरी है। एक वॉर है एंड वी आर एट वॉर, और उसकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए उसी तरह से हमको ये जंग लड़नी है। ये जो पहले 2 वेव्स आई हैं, इसमें बच्चों पे हम लोग ने काफी पाबंदियां लगाई है कि बाहर मत जाओ, खेलो मत, बराबर, स्कूल्स भी ऑनलाइन चल रही है राइट ना? राइट राइट। तो ऐसे में बच्चों के इम्यूनिटी पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और अगर ऐसे में प्रॉब्लम्स होते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग ने क्या करना चाहिए? ये बहुत बार हमको फ़ोन करते लोग, सर इम्यूनिटी बढ़ाना है तो क्या करें? आप विश्वास करो, ना तो ऐसी कोई दवा है, ना ये फालतू चीज़ों में आप खर्चा करो। लोग किलो में जिंक, विटामिन सी और फालतू से खा रहे, उसका कोई इम्यूनिटी से मतलब नहीं है। मैं लोगों को बोलता हूँ रोज़ एक अंडा खाओ, मूंगफली गुड़ का लाडू वो नहीं चलता, 2 लड्डू वो खाओ, बस। मैंने आपका न्यूट्रिशन बराबर रखो, आपका प्रोटीन बराबर रखो। और ये ऐसा कहीं दवा नहीं है, ये गलत फहमी लोगों ये करके इम्यूनिटी बढ़ेगी वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। आप अच्छे से खाओ, तंदुरुस्त रहो। और जहाँ तक ये सवाल है कि भाई ये लॉकडाउन का मेन असर बच्चों पे साइकोलॉजी पे होने की संभावना है, बिल्कुल। और मोटापा बच्चों में क्या है, दिन भर वो ऑनलाइन पढ़ रहे, टीवी देख रहे, और टीवी देखते थे खाना खा रहे, और ये सबसे मेजर प्रॉब्लम होना है। मैं अभी देखता है बच्चों में ये हो रहा है, बढ़ रही है। अब उसमें अपने को उनको एंगेज करना फिजिकली भी, घर में 2 फ्लोर्स है, उसको बोला 50 बार नीचे जाओ ऊपर आओ, राइट। तो आई मीन ये चीज़ अपने को करनी पड़ेगी। और टीवी या मोबाइल देखते थे खाना इमीडिएटली बंद करना चाहिए, इमीडिएटली। ये एक मेजर कारण है ओबेसिटी का, क्योंकि जब वो हम देखते रहते तो हमको कोई कंट्रोल नहीं रहता हम कितना खा रहे हैं। अच्छा। तो उनको फिजिकली एक्टिविटी रहना चाहिए। एब्सोल्यूट, यस सर, बिल्कुल। सर अगर तीसरी वेव में बच्चों को इन्फेक्शन अगर होता है तो क्या मेडिकल साइंस के पास इस पे इलाज है, या फिर आगे कुछ रिसर्च लेवल पे कुछ काम हो रहा है? राइट, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जो ये 2 वेव्स में हुआ है, और जितनी दवाइयाँ हमारे देश ने कंज्यूम की है, मेरे को लगता नहीं 10 साल तक हम इसको कभी रिकवर कर सकेंगे। और ये दवाइयों की ज़रूरत नहीं थी कई बार। आज भी मेडिकल साइंस में हमको एग्जैक्टली नहीं मालूम कि ये दवा है और ये देंगे तो 100% काम हो जाएगा। मगर इसका मतलब मेडिकल में हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जो मेजर दवा है, जो हम कभी कभी सलाइन देते हैं, अब नहीं खाए तो, या ऑक्सीजन देते हैं, इसको हम सपोर्टिव केयर बोलते हैं। तो ये सपोर्टिव केयर जो है, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आप समझो 90% चीज़ें इससे हो सकती है। कभी कभी कोई पर्टिकुलर टाइम पर ही स्टेरॉइड काम करेगा, नहीं तो जिस तरह स्टेरॉइड लेफ्ट एंड राइट इस्तेमाल हो रहा है, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस वगैरह जो बीमारियां बढ़ रही है, वो एक और कारण है। सो इसी हम बोले एग्जैक्टली। तो कई बार ना ये जो स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशंस है कि ऐसा मीन्स ऐसा ही, तो ये करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सर बहुत सारे देशों में छोटे बच्चों को भी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। अभी उतना नहीं, बहुत सारे देशों में ये सही नहीं है। अभी जस्ट थोड़ी शुरुआत हुई है, और अपने यहाँ भी शुरुआत हुई है, एंड इट विल टेक सम टाइम। या तो हम लोग अभी एडल्ट्स में, और अभी जो अभी रिसेंट में हम लोग ने चालू किया है 18+ वाले लोगों के वैक्सीनेशन का, और इस वैक्सीनेशन में हम लोग फेलियर हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे में छोटे बच्चों को वैक्सीन देके रिस्क उठाना चाहिए, ऐसा आपको आप इस पे कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, नहीं देखो, वैसे ना इतना बड़ा देश में मैं नहीं चाहता कि हम बोलेंगे फेलियर है, मेरे को नहीं लगता। क्या है, अब इतना, आई मीन द पॉपुलेशन इज नॉट ऑल्सो अंडर कंट्रोल। जब गवर्नमेंट ने बोला कि आप आओ वैक्सीन लेने के लिए, सो जैसे नागपुर में मैं और मेरी वाइफ, वी आर द फर्स्ट वंस टू गो, राइट। कितने डोजेस वेस्ट हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स भी सामने नहीं आए, राइट। अब कहाँ तक, अब तभी भी आई थिंक वी आर डूइंग अवर बेस्ट फॉर अ पॉपुलेशन दिस थिंग, एंड देन देयर आर लॉजिकल प्रॉब्लम्स, आई एम श्योर। जहाँ तक आपका सवाल है कि बच्चों को जो वैक्सीन वाला इशू रहेगा, उसके लिए सेम रूल्स अप्लाई होंगे। सो
आई एम श्योर तब तक सेंटर्स भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। शो के आखिर में हम लोग एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर आपको कि ये तीसरी लहर, आने वाली तीसरी लहर और अभी चल रही है हाँ। दूसरी लहर, ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? पैनिक नहीं होना है आपने, और एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। पहली चीज़, डोंट पैनिक। सेकेंडली, इस चीज़ को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं, भीड़ नहीं करो। अभी देखो सीटी स्कैन्स करते करते इतने भीड़ वहाँ करके बैठे लोग, शायद उससे ज़्यादा बड़ा होगा। नहीं, ये सब चीज़ें बढ़ सकता है, डेफिनेटली बढ़ सकता है। और रिपोर्ट आए कि अभी कई बार डॉक्टर्स नहीं भी बोले तो कई बार हमने देखा कि सर रिपोर्ट आ गया, हम सीटी स्कैन करवा के आ गए। किसने बोला था आपको सेल्फ ट्रीटमेंट करने की? मैंने एजिथ्रोमाइसिन शुरू कर दिया है और हमने बोला ही नहीं है, राइट? सो जब तक आप एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, सो ये बीमारी नहीं ठीक होने वाली है, ऐसे गर्दी करके नहीं ठीक होने वाली है। और वो अपने को ऑर्गेनाइज करना है कि सबको करना ज़रूरी है, एंड केयर देना ज़रूरी है। डेफिनेटली केयर यही है कि भाई अननेसेसरी आप कहीं नहीं जाओ, एंड कीप दैट डिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आखिर में लोगों के लिए कुछ संदेश, लोगों की और बच्चों के लिए तीसरी वेव के लिए कुछ संदेश? राइट। सो तीसरी वेव में बच्चों को बीमारी होने की संभावना है, हो सकता है शायद थोड़ी बढ़ जाए, बट ऐसा नहीं है कि एकदम बच्चों के पूरी जान का खतरा होने वाला है और बिल्कुल यहाँ पर कैटास्ट्रोफ होने वाला है, ऐसा पक्का नहीं होने वाला है। पैनिक नहीं होना है। 100% नहीं होने वाला है। बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ी सी अलग है, एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने देखा है और एवरीबडी नोज कि ब्रेस्ट फीडिंग, यदि माँ ने बच्चे से, अभी जैसे बच्चा होता है, अच्छे से उसको माँ का दूध पिलाओ, आई हैव नो डाउट्स कि उसके जैसा प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म आज दुनिया में नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं। छोटी चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस टाइम इसके लिए सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। एहतियातें बरतना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली। तीसरी वेव के लिए जो बच्चों को कहा जा रहा है कि बच्चों को होने वाला है, इस पे डॉक्टर देव पुजारी सर ने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। आखिर कोरोना से बचने के लिए हमें एहतियात बरतने आवश्यक है। तो स्वस्थ रहिए और देखते रहिए V24। नमस्ते।